गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इसके बारे में कुछ भी पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था। अम्ल, क्षार व लवण, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। जो भी बच्चे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं वो बच्चे वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि जितने भी बच्चे हैं वो आ जाएं। ठीक है, सभी लोग आ जाएं फटाफट। ठीक है, तो ठीक है, आई होप सभी ने कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने इसके पहले चैप्टर में भी, इसके पहले मतलब जो भी टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक में हम लोगों ने क्लियर किया था। ठीक है, क्या क्लियर किया था? वैद्युत अपघट्य। ठीक है, वैद्युत अपघट्य व वैद्युत अपघटन। ठीक है, अपघटन, ये चीज़ हमने पढ़ लिया था। एक टॉपिक और पढ़ रहा था, हमारा चल रहा था कि वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। ठीक है, जो वैद्युत वियोजन होता है इसका चल रहा था, हमारा सिद्धांत चल रहा था। इस सिद्धांत में हम लोगों ने एक लोग का सिद्धांत पढ़ा था, जिसको क्या बोला गया था? स्वांटे। ठीक है, स्वांटे आर्हीनियस का सिद्धांत बोला गया था। ये सिद्धांत कब दिया गया था? आप सभी लोग बोलते रहिए। जो स्वांटे आर्हीनियस का सिद्धांत है वो 1887 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1887 ईस्वी में दिया गया था। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने क्या कहा था कि किसी वैद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घोला जाता है तो दो प्रकार के आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी वैद्युत अपघट्य, ठीक है, क्या बताया गया था कि वैद्युत अपघट्य को, ठीक है, वैद्युत अपघट्य को, अब बात कर लेते वैद्युत अपघट्य होता क्या है। तो वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करी जा सके वह क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो वैद्युत अपघट्य को जब किसी जल या फिर किसी अन्य विलायक में, विलायक का मतलब क्या होता है? ठीक है, विलायक का मतलब समझ लेंगे। विलयन में जो मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग कहते हैं विलायक। ठीक है, क्या बोलते हैं? विलायक बोला जाता है। ठीक है, विलेय, आप देखिए यहाँ पर दो चीज़ आती है। विलेय क्या कहलाती है? तो विलयन में, ठीक है, जो मात्रा कम मात्रा में होती है वो विलेय कहलाती है, या फिर जिसको घोला जाता है उसे विलेय बोला जाता है और जिसमें घोला जाता है उसे विलायक बोला जाता है। ठीक है, तो जब वैद्युत अपघट्य को किसी जल या किसी अन्य विलायक में घोला जाता है तो वह दो, ठीक है, दो आवेशित कणों में टूट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? आवेशित कणों में टूट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? दो आवेशित कणों में टूट जाता है। इस क्रिया को, ठीक है, यह क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया हमारी कहलाती है आयनन कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनन कहलाती है। ठीक है, तो आयनन में क्या होगा? जैसे हमारा कोई भी पदार्थ है NaCl, ये वैद्युत अपघट्य है, इसको जल या किसी अन्य विलायक में घोला जाएगा तो ये टूटेगा। किस तरीके से टूटेगा? Na+ में टूटेगा और क्या हो जाएगा? Cl- में टूटेगा। तो ये क्या हो गया? दो आवेशित कणों में टूट गया। तो ये दो आवेशित कण हैं जिनके ऊपर दो चार्ज लगे हुए हैं। आवेशित का मतलब वे, उनके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ जाए। ठीक है, आवेश का मतलब सभी लोग जानते हैं। आवेश कितने होते हैं? दो आवेश होते हैं। ठीक है, आवेश दो प्रकार से होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। तो दो आवेशित कण, एक है धनावेशित है, एक है ऋणावेशित है। तो दो आवेशित कणों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को उन्होंने बताया था स्वांटे आर्हीनियस ने अपने सिद्धांत में बताया था, वैद्युत वियोजन के सिद्धांत में। ठीक है, कि जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घोला जाता है तो वह दो आवेशित कणों में टूट जाता है। यह क्रिया आयनन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? यह क्रिया आयनन कहलाती है, या फिर इसको दूसरे नाम से कह लेते हैं हम लोग, क्या कह लेते हैं? वैद्युत, ठीक है, वैद्युत वियोजन। क्या बोल दिया जाता है? वैद्युत
वियोजन बोल दिया था। ये चीज़ें सभी को क्लियर कर दिया गया था। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी ले लिया गया है, जब NaCl को जलीय विलयन में यानी एक्वस बना लेंगे और या फिर जल या किसी अन्य विलायक में इसको घोल देंगे तो ये स्वतः दो आवेशित कण में टूट गया, Na+ और Cl- से टूट गया। ठीक है, अब इन्हीं आवेशित कणों को हम लोग कह देते हैं आवेश कह देते हैं। ठीक है, ये जो परमाणुओं के समूह है, आवेशित परमाणुओं के समूह हैं, इन्हीं को यहाँ पर काम गलत हो गया है। यहाँ पर जैसे ये आवेशित कण है, ठीक है, ये क्या है, आवेशित कण है। ठीक है, इन्हीं को क्या बोल दिया गया, आवेशित कण को बोल दिया गया बच्चा आयन बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, आयन बोल दिया गया। अब आपसे अगर कोई पूछता है आयन किसे कहते हैं, तो आवेशित कणों को आयन बोला जाता है। ठीक है, आवेशित कणों को क्या बोला जाता है, आयन बोला जाता है। आयन दो प्रकार से होता है, जिनके ऊपर प्लस चार्ज होगा उसको धन आयन बोलेंगे, तो धनायन हो जाएगा, और जिनके ऊपर माइनस चार्ज होगा उनको क्या बोला जाएगा, ऋणायन बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, ऋणायन बोला जाएगा। तो धनायन यानी प्लस चार्ज वाले या प्लस समूह वाले, ठीक है, आयनों को धनायन और माइनस समूह वाले आयनों को ऋणायन बोला जाएगा। ये चीज़ें सभी को क्लियर हो गया है, बताएं। और क्या होता है, जो हमारा वैद्युत अपघट्ट होता है तो उसमें जो उपस्थित धनायन और ऋणायन होते हैं, इनकी कुल संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि धनायनों की संख्या, ठीक है, धनायनों की संख्या बराबर होती है ऋणायनों की संख्या के। यानी जितनी मात्रा में ऋणायन पाए जाएंगे उतनी मात्रा में क्या पाया जाएगा, धनायन भी उपस्थित होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो वैद्युत अपघट्ट का जो विलयन होगा, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, जो विलयन है हमारा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यानी उसमें जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं, तो एक दूसरे को क्या काम करेगा, उदासीन करने का काम करेगा, है ना भाई। एक दूसरे को क्या काम करेगा, उदासीन। अगर जितने प्लस उतने माइनस को आपस में रख दो तो उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा ना। तो विलयन हमारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये चीज़ें सभी को क्लियर हो गया है। आगे बात कर लेते हैं। तो आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, आयनन की क्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब इससे ये बनेगा, वापस फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। यानी आयनन की क्रिया क्या हो गई, अब देखिए यहाँ पर एक क्या हो गया, उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, उत्क्रमणीय होती है। आयनन की क्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है, यानी रिवर्सिबल होती है। आगे क्या है कि जब किसी वैद्युत अपघट्ट को जल में घोला जाता है तो वह वैद्युत अपघट्ट के अणुओं तथा आयनों के मध्य साम्य अवस्था स्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए हमने क्या लिया, अब उदाहरण भी समझ लीजिए। देखिए साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, एक बात आता है साम्य अवस्था। देखिए साम्य अवस्था को मतलब कहते हैं कि एक ऐसी समय या ऐसी अवस्था जहाँ पर दोनों तरफ विलयनों की मात्रा बराबर हो जाए, या फिर दोनों तरफ आयनों की मात्रा बराबर हो जाए। जैसे एक मान के चलिए कि हमारा एक बड़ा सिलेंडर है, एक छोटा सिलेंडर है। बड़ा सिलेंडर छोटे सिलेंडर को कब तक भरेगा, जब तक उसमें मात्रा बराबर नहीं हो जाएगी। जैसे ये मान के चलिए ये हमारा एक जलाशय है और एक बगल में दूसरा जलाशय है। ठीक है, इसको फोड़ दिया गया, इसको पाइप से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और इसमें यहाँ पर इतना पानी खूब भरा था पानी। तो यहाँ से पानी कब तक जाएगा, जब तक ये लेवल मेंटेन नहीं हो जाएगा, यानी दोनों में पानी की मात्रा जब तक बराबर नहीं हो जाएगी तब तक पानी जाता रहेगा। बस इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम बोला जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में साम्य अवस्था बोला जाता है। ठीक है, अगर एक उदाहरण से समझें, क्या करें, उदाहरण से समझने की कोशिश करें हम, तो थोड़ा सा उदाहरण समझेंगे। देखिए जैसे कोई हमने क्या कर लिया है, एक विद्युत अपघट्ट ले लिया है AB। ठीक है, एक विद्युत अपघट्ट AB ले लिया है, इसको हमने क्या कराया है, आयनन करा दिया है। तो A+ में टूट गया है और क्या हो गया, B- में टूट गया है। ठीक है, इसका हमने आयनन करा दिया है तो क्या हो गया है, A+ और B- में टूट गया है। तो अब देखिए होगा क्या, तो एट इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था पर, ठीक है, साम्य अवस्था पर ये हो जाएगा, एक साम्य स्थिरांक ले लेंगे, K ले लेंगे। साम्य स्थिरांक पर साम्य अवस्था पर क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा, इसकी सांद्रता यानी कि A+ की सांद्रता
और बी माइनस की सांद्रता बटे में क्या हो जाएगा, ए बी की सांद्रता हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब होता क्या है, यहाँ पर बात समझेंगे। मान के चलिए शुरू में हमने क्या लिया था, मान के चलिए ये 5 था, अब ये टूटा, ये सॉरी इसको 4 था, ये 2 है, ये 2 है, यानी बराबर मात्रा में टूटा है। तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ की मात्रा बराबर, यहाँ की मात्रा, दोनों का अनुपात रेशियो कितना निकल के आएगा, 1 रेशियो निकल के आएगा। ठीक है भाई, जैसे अगर 4 यहाँ पर है और 4 इधर भी है तो 4/4 क्या करोगे, तो बराबर में 1 ही तो निकल के आएगा, है ना। 4/4 क्या हो जाएगा, 1 ही तो निकल के आएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ए की सांद्रता, ए प्लस की सांद्रता और बी माइनस की सांद्रता, ए बी टोटल सांद्रता के क्या हो जाएगा, हमारा अनुपात में हो जाएगा। अनुपात का मतलब 1 हो जाएगा। 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या फिर साम्यावस्था स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, आयनन स्थिरांक बोला जाता है इसको, या फिर क्या बोल दिया जाता है, वियोजन स्थिरांक। ठीक है, ये वाला हमारा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन स्थिरांक। ठीक है, वियोजन स्थिरांक बोला जाता है। ठीक है, वियोजन स्थिरांक इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ए प्लस आयनों की सांद्रता, बी माइनस क्या है, बी माइनस आयनों की सांद्रता, ए बी क्या है, ए बी की टोटल सांद्रता। ये चीज़ें सभी को समझ में आ गई हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है कि किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है कि कोई भी हमारा क्या है, वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, कोई भी वैद्युत अपघट्य है, अगर इसको जल में घोल देंगे, ठीक है, अगर कोई वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, वैद्युत अपघट्य, अब वैद्युत अपघट्य समझ में आ रहा है सभी को, वैद्युत अपघट्य है। अब इसको क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे या किसी चीज़ में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी मात्रा में, ठीक है, पूरी मात्रा में आयनित नहीं होगा। पूरी मात्रा में क्या होगा, टूटेगा नहीं, अपने अणुओं में आयनित नहीं होगा। ठीक है, तो किसी वैद्युत अपघट्य के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है उसे आयनन की मात्रा कहते हैं, या फिर वियोजन मात्रा। ठीक है, यानी कि वियोजन मात्रा की बात कर लें। ठीक है, वियोजन मात्रा, या फिर इसको बोला जाता है आयनन मात्रा। ठीक है, ये देखिए आयनन और वियोजन का मतलब क्या है कि किसी वैद्युत अपघट्य का वह भाग जो आयनित हो जाता है वो क्या कहलाता है, आयनन की मात्रा कहलाती है। ठीक है, फिर से समझेंगे, किसी वैद्युत अपघट्य का वह भाग जो आयनित हो जाता है या फिर वियोजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आयनन की मात्रा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आयनन की मात्रा कहते हैं। अब देखिए आयनन की मात्रा निकालेंगे कैसे। ठीक है, देखिए आयनन की मात्रा निकालने का सूत्र देखिए क्या होता है। अगर आयनन की मात्रा आपसे कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या। ठीक है, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या, ठीक है, बटे कुल संख्या। ठीक है, बटे अणुओं की कुल संख्या। ठीक है, अणुओं की कुल संख्या। ठीक है, अगर आयनन की मात्रा हमसे निकालने के कह दिया जाए तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या बटे क्या हो जाएगा, कुल संख्या। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, कुल संख्या। अब जैसे मान के चलिए ए बी पदार्थ था, एक एग्जाम्पल लेके आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आयनन की मात्रा आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई भी हमने ले लिया, एक अपघट्य ले लिया, वैद्युत अपघट्य ए बी ले लिया और ये टूट गया, ए बी और बी। ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में, शुरुआत में या प्रारंभ में हमारा ये 100 ग्राम था। टोटल कितना ग्राम था, 100 ग्राम था। शुरू में तो टूटा नहीं था भाई, शुरू में शुरू में डाला ही गया था, तो स्टार्टिंग में तो टूटा नहीं था। टोटल हमारा 100 ग्राम था। लेकिन हुआ क्या, एट साम्यावस्था पर, ठीक है, साम्यावस्था पर, यानी कि स्थिरांक पर, साम्यावस्था पर देखें, इक्विलिब्रियम पे देखें तो इसका क्या हो गया, 10 ग्राम टूट गया। तो 90 ग्राम इधर बचा, तो 10 ग्राम ये, 10 ग्राम ये। अभी मैंने कहा है कि जितने प्लस वाले होते उतने माइनस होते हैं। ठीक है, तो 10 यहाँ पर टूटा तो 10 ये भी टूटेगा।
ठीक है, दोनों इक्वल मात्रा में टूटेंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, इक्वल मात्रा में टूटेंगे। तो 10 ग्राम यहाँ पे टूट गया और आराम से वो धफ धफ चला गया। अब हमसे क्या कहा गया कि आयनन की मात्रा बताइए। ठीक है, तो देखिए आयनन की मात्रा निकालने का फार्मूला आप सभी को नीचे मालूम है। ठीक है, आयनन की मात्रा क्या कहा गया, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या। तो कितने आयन कितने वियोजित हुए हैं, 10 वियोजित हुए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 10 और 10 20 नहीं करेंगे, क्योंकि ये बताने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है कि जितने प्लस में टूटता है उतना माइनस में टूटता है। तो इसलिए 10 यहाँ पर भी लिखा, 10 यहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर 90 लिखा गया, 80 नहीं लिखा गया है। ठीक है, जिसको जोड़ने का प्रयास मत करिएगा आप लोग। ठीक है, आगे क्या है कि वियोजित अणुओं की संख्या हमारी 10 है, कुल अणुओं की संख्या कितनी थी, 100 थी। शुरू में कुल कितने अणु थे, 100 अणु थे। ठीक है, अगर इसको भाग कराओगे तो निकल के आएगा 0.01। ठीक है, तो आयरन की मात्रा कितनी निकल के आ गई, 0.01 निकल के आ गई। ठीक है, आयरन की मात्रा कितनी निकल के आ गई, 0.01। अब जैसे आयरन की मात्रा का प्रतिशत, ठीक है, अगर हमसे कह दिया गया कि आयरन की मात्रा का प्रतिशत में बदलो, तो बस क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ था शुरुआत में इसको गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, अब क्या 100 से 100 कट जाएगा तो कितना, 10%। आयरन प्रतिशत कितना हो गया, 10% हो गया। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है, ये चीज़ें सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इसमें देख ले, आगे एक पॉइंट और लिखा, देख लेते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके आयनों के स्वभाव तथा मात्रा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वो विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या तथा उसके आवेश पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैद्युत चालकता की बात किया गया है, तो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं वैद्युत चालकता क्या होती है। जितनी मात्रा में उसमें आयन होंगे वैद्युत चालकता उतनी ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे वैद्युत चालकता की बात कर लेते हैं। ठीक है, वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी कब होगा, जब वो क्या होगा, अपघट्य तो होगा। ठीक है, अपघट्य तो होगा, लेकिन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग यानी कि ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या होगा, आयन का निर्माण होगा। कितना, ज़्यादा मात्रा में आयन का निर्माण होगा। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में आयन बनेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में आयन बनेगा, ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा मात्रा में आगे की ओर लेकर के जाएगा। अब देखिए वैद्युत अपघट्य कौन सा, वीक वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा वो बहुत वीक है, तो क्या काम करेगा, कम, ठीक है, कम मात्रा में आयन देगा। अब जब कम मात्रा में आयन देगा, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आगे की ओर बहुत ही कम मात्रा में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होता है कि वैद्युत चालकता जो होती है वो आयन पर निर्भर करती है। अगर आयन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता ज़्यादा होगी। अगर आयन की मात्रा कम है तो विद्युत चालकता कम मात्रा में होगी। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है, बताएं ये चीज़ समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझा देता हूँ। देखिए कोई भी जैसे विलयन है, सॉल्यूशन है, यहाँ पर वैद्युत अपघट्य बना है लेकिन उसमें आयन कम है, मान के चलिए इतने आयन है और यहाँ पर क्या बहुत सारे आयन हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर पास कराएंगे, यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये बस ऐसे इधर इधर से जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरीके हर मॉडल से निकल सकता है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी यानी वैद्युत चालकता ज़्यादा हो जाएगी। तो बस इतना है, देखिए वैद्युत चालकता कब ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा मात्रा में आयन होंगे, और जब कम मात्रा में आयन होंगे तो वैद्युत चालकता कम होगी। तो वैद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है, आयन पर निर्भर करती है। अगर ज़्यादा आयन होंगे तो वैद्युत चालकता ज़्यादा होगी, अगर कम आयन होंगे तो वैद्युत चालकता कम होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ठीक है, आयनन को प्रभावित करने वाले कारक, आयनन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, कम मात्रा में या अधिक मात्रा में कैसे कैसे क्या हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बात कर लेते हैं हम आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी ऐसे कारक या ऐसे फैक्टर्स जो कि आयोनाइजेशन यानी आयोनाइजेशन को क्या काम करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अपघट्य कैसा, अभी मैंने आप सभी को बताया है कि वैद्युत अपघट्य, ठीक है,
अपघट्य की प्रकृति कैसी है, ठीक है, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसी है। अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं क्या चीज़ होता है कि वह पदार्थ जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य। अब देखिए वैद्युत अपघट्य की प्रकृति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक को बोला गया है प्रबल, ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्य, ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। अब इसमें क्या होता है कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य या फिर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर उदाहरण लिखने की बात करें, ठीक है, अगर उदाहरण हम लोग चाहें तो यहाँ पर उदाहरण भी लिख सकते हैं। उदाहरण हो जाएगा NaCl, जो हमारा क्या होता है साल्ट होता है, वो लगभग के लिए पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। और हमारा क्या है KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। आगे क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl हो गया। आगे क्या हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया, CF3CONa हो गया। ये हमारा क्या होता है, ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, यानी पूरी मात्रा में लगभग अगर इन्हें जल और या फिर अन्य किसी विलायक में घोला जाए तो लगभग के लिए पूरी मात्रा में टूट जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रोलाइट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आपके पेपर में भी आ सकते हैं कि एग्जाम्पल में लिखा रहेगा कि भैया इसमें से बताइए कौन सा प्रबल वैद्युत अपघट्य है, ठीक है। तो इतने वैद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ये सोडियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ये अमोनियम क्लोराइड है, ये सोडियम एसीटेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, हाँ नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये हमारे क्या है प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, यानी कि ये काम क्या करते हैं, पूरी तरीके से अपने आयनों में टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। तो वैद्युत अपघट्य की प्रकृति भी तो हमारी आयनन की मात्रा पर प्रभाव डाल रही है। अगर भैया यहाँ पर बताया गया कि प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा तो आयनन ज़्यादा होगा। आयनन का मतलब अपने वियोजन, ठीक है, वियोजन आयनन एक ही चीज़ होता है, ठीक है, वियोजन आयनन एक ही। वियोजन का मतलब टूटना, किस में टूटेगा, आयनन और वियोजन एक ही चीज़ होता है। और किस में टूटेगा, आयन में टूटेगा। आयन दो प्रकार से मैंने बताया, धन आयन और ऋण आयन एक होता है, ठीक है, दो ही पार्ट में टूटेगा, ठीक है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड हमारा ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो क्या काम करता है, पूरे रूप से टूट जाता है। पूरे तरीके से देखा जाए तो वियोजन हो जाता है, लगभग पूर्ण वियोजन होता है। तो इसलिए प्रबल वैद्युत अपघट्य की सीरीज में आता है। अगला क्या होता है हमारा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं हमारे, तो जिन पदार्थों के जलीय विलयन में उनके आयनन की मात्रा कम होती है, अर्थात वे कम मात्रा में डिसोसिएट होते हैं, कम मात्रा में टूटते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य बोला जाता है, यानी कम मात्रा में टूटेंगे। अब भैया अगर दुर्बल है तो आयन कम होगा, आयनन की मात्रा कम होगी, प्रबल है तो आयनन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो आयनन की मात्रा को प्रभावित करेगा क्या, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति प्रभावित करेगी, है ना। अब देखिए अगर यहाँ पर हम लोग उदाहरण लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया हमारा, ठीक है। आगे क्या है, HCN हाइड्रोजन फाइनाइट हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं। चार नाम है, इन चारों नाम को याद कर लीजिए। ये क्या होते हैं, ये कम मात्रा में टूटते हैं, ठीक है। ये अगर इनको जल या किसी अन्य विलायक में घोला जाए तो ये कम मात्रा में टूटेंगे तो कम आयन देंगे, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो गए, ठीक है। ये क्या काम करेंगे, ये आयनन की मात्रा को प्रभावित करेंगे। अगर प्रबल है तो ज़्यादा आयन देगा, अगर दुर्बल है तो कम मात्रा में आयन देगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला। इसमें दूसरा नंबर है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, विलायक कैसा है हमारा, ठीक है। विलायक का मतलब जो अधिक मात्रा में होगा,
ठीक है, किसी विलयन में जो अधिक मात्रा में हो वो क्या कहलाता है, हमारा विलायक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसके बारे में बात कर ले तो विलायक की प्रकृति भी आयरन की मात्रा को प्रभावित करती है। अन्य विलायकों की तुलना में आयरन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए तनु विलयन जो होगा, ठीक है, तनु विलयन जो होगा उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, एक तनु होता है, एक सांद्र होता है। अब ये देखिए दोनों चीज़ क्या होता है, तनु और सांद्र से होता क्या है। देखिए तनु में क्या होता है, जो जल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, H2O यानी जल की मात्रा अधिक होती है। तो जिस विलयन में जल ज़्यादा होगा उसमें क्या काम करेगा, आयरन ज़्यादा होगा। ठीक है, जिस विलयन में जल होगा ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या काम करेगा, आयरन की मात्रा अधिक होगी। और जिसमें जल कम मात्रा में होगा, ठीक है, जल कम होगा तो उसमें क्या होगा, आयरन की मात्रा कम होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये क्या है, विलायक की प्रकृति। विलायक अगर तनु है तो आयरन ज़्यादा देगा, अगर विलायक सांद्र है यानी जल कम मात्रा में इसमें तो हमारा क्या हो जाएगा, आयरन की मात्रा को कम करेगा। ये चीज़ें सभी को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला इसमें देख लेते हैं, विलयन की सांद्रता। इसमें अगला आ जाता है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता इसमें किस तरीके से प्रभावी होती है, तो वैद्युत अपघट्य का आयनन विलयन के सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः तनु विलयन में आयरन की मात्रा अधिक होगी। इसमें भी क्या हो जाएगा, विलय की प्रकृति जिसमें H2O ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी। और विलयन की सांद्रता वही ऊपर वाला है, अगर तनु होगा तो अधिक मात्रा में डिसोसिएट करेगा, अगर सांद्र होगा तो कम मात्रा में डिसोसिएट करेगा, यानी आयनाइजेशन जो है वो कम मात्रा में देगा। तनु है तो आयनाइजेशन यानी आयनन जो है हमारा अधिक मात्रा में देता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, ताप। ठीक है, ताप बढ़ाने पर, ठीक है, ताप वृद्धि करने पर, ठीक है, अधिक मात्रा में आयनन होगा। ठीक है, अगर ताप वृद्धि कर देंगे तो आयनन बढ़ जाएगा, ताप वृद्धि नहीं करेंगे तो आयनन, यानी अगर ताप को कम करते जाएंगे ठीक है, ताप को अगर कम करेंगे तो आयनन कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को यहाँ पर क्या करते हैं, डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, डिक्रीज यानी कम करेंगे, अगर टेम्परेचर को कम करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आयनन कम हो जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर को ऊपर की ओर बढ़ाते चले जाएंगे, ज़्यादा करते चले जाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में हमारा क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे छोटा सा टॉपिक और है एक, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है विलयन में सम आयन की उपस्थिति। ठीक है, अगला है कि विलयन में सम आयन की उपस्थिति। ठीक है, सम आयन की उपस्थिति। अब ये सम आयन क्या होते हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि विलयन में सम आयन, ठीक है, उपस्थित हो तो आयनन की मात्रा कम होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सम क्या है, अगर ये है सम आयन है तो जो हमारी आयनन होगा, ठीक है, जो आयनन होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आयनन क्या हो जाएगा, कम होगा। अब इस सम आयन समझ लेते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आयनन की मात्रा कम हो जाती है। देखिए, अगर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कोई भी विलयन है, ठीक है, अगर इसमें अमोनियम क्लोराइड मिला दिया जाए, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड मिला दिया जाए तो इसमें आयनन की मात्रा कम हो जाएगी, सम आयन प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, सम आयन प्रभाव माने एक ही प्रकार के आयन ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे प्लस वाला ज़्यादा हो जाएगा, जैसे यहाँ कर बात कर लें, ठीक है, तो NH4 प्लस में हो जाएगा, OH कहाँ पर माइनस में चला जाएगा, और इसमें NH4
Cl की बात करें तो NH4 प्लस में हो जाएगा, Cl माइनस में हो जाएगा। तो देखिए सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव माने यहाँ पर भी OH बढ़ गया, OH यहाँ पर बढ़ गया, Cl यहाँ पर मतलब सॉरी NH4 यहाँ पर बढ़ गया, NH4 यहाँ पर बढ़ गया। तो ये देखिए ये सम आयन है, यानी एक ही प्रकार के आयन हो गए हैं, तब क्या हो जाएगा, आयनन की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, एक ही प्रकार के अगर आयन हमको मिल जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, आयनन की मात्रा कम हो जाएगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सम आयन प्रभाव, यानी सेम आयोनाइजेशन की अगर सेम आयन उपस्थित है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आयनन की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, तो आज तक यही रहने देते हैं, इसके आगे कल चलेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वैसे तो बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आप पंखा भी नहीं चलाया इसलिए मैंने, क्योंकि जो वॉइस है वो गड़बड़ाने लगेगी। ठीक है, इसलिए मैंने पंखे का यूज नहीं किया है, वॉइस जो है आपका खड़बड़ खड़बड़ करने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सभी बच्चों तक शेयर करिएगा। और वीडियो के अंत में आप सभी के पास में एक लाइव टेस्ट मैंने कर लिया था, हो नहीं पाया था, लेकिन मैं उसके PDF सेंड कर दूंगा। आप लोग उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। ठीक है, अब जो भी हमारे ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, ठीक है, तो क्या करें, हमको कमेंट में कहें सर हमको जुड़ना है या ज्वाइन करना है, तो हम उनके पास में लिंक सेंड कर देंगे, या हमारा नंबर दिया गया है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ से जुड़िए हम, ठीक है, उस ग्रुप के लिंक को आपके पास सेंड कर देंगे। ठीक है, जो भी हमसे जुड़ना चाहता है। और इस कोरोना महामारी के देखा जाए तो 30 जुलाई तक वैसे कोई क्लासेस नहीं चलने वाली, 31 जुलाई तक। तो अगर आप लोग चाहते हैं स्टडी करना घर पे बैठे बैठे, तो हमारे इस लाइव सेशन से जुड़िएगा सभी लोग 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे। केमिस्ट्री या फिर साइंस, पूरी साइंस में आप सभी को पढ़ाता हूँ, जुड़िएगा। और 8:30 बजे, ठीक है, 8:30 बजे से लगभग के लिए देखा जाए मैथ की क्लास आ जाती है। ठीक है, तो वहाँ सब लोग जुड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, साइंस और मैथ क्लास 10। ठीक है, तो चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूँगा अभी कुछ देर में। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी साइंस मैथ की क्लास आने वाली है, इसलिए गुड नाइट नहीं बोलूँगा, गुड बाय बोलूँगा। ठीक है, बाय।